अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 25 अक्टूबर 2024। वो दिन जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फरीदी साहब बिलाखिर रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे और फिर कल यानी सुबह 11 बजे सदर मुमलिकत अगले आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से ओहदे का हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फरीदी के ऊपर इन 13.5 माह में इतनी तनकीद क्यों होती रही? आखिर क्या वजूहात बनी कि उनको बदतरीन चीफ जस्टिस का खिताब दिया जाने लगा और बिलाखिर आखिरी ही दिन उनके अपने देरीना साथी, उनके अपने दोस्त जिनकी पीठ में छुरा घोंपने की मिसाल दी जाती है चीफ जस्टिस कादी फरीदी के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस किस्म के अलविदाई अल्फाज से नवाजा है चीफ जस्टिस कादी फरीदी को, तो क्या वजूहात बनी, किस तरह से हालात यहाँ तक पहुंचे, कैसे ये जजेस साथ थे, कैसे खिलाफ हो गए और चीफ जस्टिस कादी फरीदी के दौर में सहाफियों को मेन टारगेट पर क्यों रखा गया, इस सब के बारे में एक छोटा सा रिकैप इस व्लॉग में आपके सामने रखती हूँ। तो कहानी शुरू होती है 16 सितंबर से, वो दिन जिस दिन ऐवान सदर में मैं भी मौजूद थी, मेरे साथ बहुत से सहाफ़ी भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे और चीफ जस्टिस काजी फरीदी अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे थे। उनके बराबर उनकी अहलिया खड़ी थी और उसको सभी लोग एक इस्तारे के तौर पर अच्छा जान रहे थे कि एक ऐसा कपल जिसने उस वक्त के जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी बदतरीन इस्तेहसाली देखी और ये कहा जा रहा था, ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद अब जब ये ओहदा संभाल रहे हैं चीफ जस्टिस कादी फरीदी तो उनके दौर में किसी के बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली नहीं होगी, जजेस के साथ वो नहीं किया जाएगा जो चीफ जस्टिस कादी फरीदी के साथ हुआ, बल्कि सबको इंसाफ मिलेगा। इस ख्याल के साथ जब चीफ जस्टिस कादी फरीदी ने हल्फ उठाया तो हम सब भी कम अज कम पुरुमीद जरूर थे, लेकिन 16 सितंबर के बाद हर गुजरता दिन वाजे करता गया कि कैसे एक शख्स सिर्फ नरगसियत ही का मारा है और उसको नहीं नजर आती अपनी जात से बाहर कुछ, वो नहीं निकल रहे अपने इंतकाम से, वो सिर्फ और सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक अप्रोच के साथ सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। और आज उन तमाम तर चीज़ों का जो अहवाल था वो जस्टिस मंसूर अली शाह के एक खत से वाजे हो गया। ये सिर्फ आप और मैं नहीं कह रहे, उनके बहुत करीब रहने वाले उनके अपने साथी भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि 16 सितंबर को ये तमाम तर कार्रवाई शुरू होती है। चीफ जस्टिस कादी फरीदी फुल कोर्ट से शुरू करते हैं, ना सिर्फ फुल कोर्ट इजलास बुलाते हैं बल्कि पहले तय पाता है सितंबर में कि सितंबर 2023 में कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पहले मुकदमा सुना जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फरीदी जस्टिस बंदयाल के 4.5 माह दौर में नहीं बैठे थे किसी भी बेंच में कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पहले फैसला करो। फिर सबसे पहले फुल कोर्ट बना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फुल कोर्ट बनते ही सबको वाजे हो गया, क्योंकि वो बराह रास्त नशरियात थी, ये भी बड़ी काविश थी। पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पीटीवी के जरिए बराह रास्त नशर की गई तो पूरी कौम ने देखा कि कौन सा जज लायक है, कौन से जज की सवाल करने की एबिलिटी से, यानी किस जज के कितने जो सवालात या उनका अपना जो कंडक्ट है वो कितना वहाँ पर सबने देखा कि कितना किस जज की क्या कॉम्पिटेंसी है। उसके बाद सितंबर में ही जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला निपटा तो उसके बाद हमने देखा कि फैजाबाद धरना का मामला चीफ जस्टिस कादी फरीदी ने 28 सितंबर को टेकअप किया। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीदी ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मुख्तार अहमद नामी शहरी की एक जो पिटिशन थी वो एंटरटेन की और सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन थे उनका डेटा दिया। गो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कार्रवाई थी उसके दौरान ही जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस कादी फरीदी के दरमियान हमें डिवाइड नजर आया, लेकिन तब तक जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस कादी फरीदी की ओट टेकिंग यानी हल्फ बर्दारी की तकरीब, क्योंकि कल भी है तो मुझे याद आया कि उस दिन सबको बता रहे थे कि किस तरह से चीफ जस्टिस कादी फरीदी ने ग्रेस का मुजाहिरा किया, कैसे वो तमाम जजेस को जोड़ लाए, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जस्टिस बंदयाल से आखिरी दिनों में नाराज थे कि क्यों आप मेरा जो रेफरेंस है उसको छोड़कर जा रहे हैं, और जस्टिस बंदयाल उसको चीफ जस्टिस कादी फरीदी के दौर पर छोड़ गए थे। तो सब जजेस आए थे चीफ जस्टिस कादी फरीदी की ओट टेकिंग के लिए, तो वहां जस्टिस अतर मिनल्ला समेत जजेस हमें बता रहे थे कि अब के दौर में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैं आपके सामने पूरी कहानी, पूरी पिक्चर रखती हूँ। फिर अक्टूबर 2023 आया। अक्टूबर में एक तरफ तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हुआ 11 अक्टूबर को गालिबन, लेकिन उसके साथ ही नैब केस की आईसीए भी टेकअप की थी। नैब केस की इंट्रा कोर्ट अपील जो पहली मर्तबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके क़याम अमल के में आने के बाद मुयस्सर आई, तो सबसे पहले नैब केस को 31 अक्टूबर को टेकअप किया गया, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तफसीली वजूहात आने का इंतजार किया गया। उसके बाद आता है नवंबर 2023। नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस कादी फरीदी ने 3 नवंबर को आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने की तारीख दी।
उसके बाद असल पिक्चर वाजे होना शुरू हुई। जब तक आम इंतखाबात की तारीख नहीं सामने आई थी और इंटरिम सेटअप था, उसको भी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने बड़ा प्रोटेक्ट किया। जब तक जो अनवारुल्लाह काकड़ थे वो अनवारुल्लाह काकड़ तो खैर 8 फरवरी तक रहे, जब तक वो वजीर आजम थे, और जो हमारा सूबा पंजाब है उसमें मोहसिन नकवी वजीर आला, कायम मुकाम वजीर आला के तौर पर, निगरान वजीर आला के तौर पर काम कर रहे थे। उसके बाद नवंबर 2023 ही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस है वो टेकअप हुआ और उनको पहला शो कॉज नोटिस किया गया। फिर आ गया दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने पहले दोबारा मज़ाहिर नकवी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया। उनको जनवरी 1 जनवरी या गालिबन उनको 10 या 11 जनवरी तक का वक्त दिया गया था कि तब आप आके अपना जो रिवाइज शो कॉज नोटिस है उस पर जवाब दें। मज़ाहिर नकवी ने इस दौरान अपने खिलाफ रेफरेंस को चैलेंज भी कर लिया था, लेकिन उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उसमें सख्त जो है वो करप्शन के इल्जामात थे, तो वो मामला टेकअप हुआ। उसके बाद दिसंबर ही में सुप्रीम कोर्ट अपनी सालाना छुट्टियों पर जा रहा था, जो कि सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, अंग्रेज दौर से चलती आ रही है। बाकी तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा वक्तन फवक्तन ये स्कूलिंग करते रहे, किसी को हाफिज ना कहें, जज के साथ जैसे चीफ जस्टिस साहब ना कहें, अटॉर्नी जनरल साहब ना कहें, अगर काजी फरीद ईसा कहेंगे तो साहब लग सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस के साथ इस किस्म की स्कूलिंग साथ साथ चलती रही। तब तक मीडिया मसला नहीं था। दिसंबर ही में एक और जो अहम काम हुआ वो ये था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुकदमात फिक्स किया करती थी, तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी पसे पुश डालते हुए 15 दिसंबर को जब वो बैरूने मुल्क जा रहे थे तो रात गए जो रिटर्निंग अफसरान थे इंतखाबात के लिए, वो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया उमैर नियाजी की दरख्वास्त पर कि ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाएंगे बल्कि जुडिशरी से लिए जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन ड्राफ्ट करवाकर अपील हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ना सिर्फ आरोज ब्यूरोक्रेसी से लगाने ऐसे मुतालिक जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उसको मुअत्तल किया, बल्कि जो उमैर नियाजी हैं उनके खिलाफ शो कॉज की कार्रवाई का आगाज करने का भी कहा। उसके बाद 15 दिसंबर की रात गए वो समाअत तो हुई, लेकिन फिर उससे पहले एक वाकया ये भी हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा जो आईसीए था वो थी 23 अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ, उसको फिक्स किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को सरबराह बनाया गया। इसी दौरान 11 दिसंबर को जस्टिस इजाजुल एहसन ने एक लेटर लिखकर चीफ जस्टिस को बाकायदा चार्जशीट भी किया था कि आपने बेंच फिक्सिंग की है और आपने मज़ाहिर नकवी केस में और उसके अलावा दीगर मुकदमात में मुझसे जो मुशावरत थी उसके बरखिलाफ जाकर फैसला किया। दिसंबर ही में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने अपने रेगुलर बेंच में, जिसमें उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला भी मौजूद थे, एक जो 62(1)F से मुतालिक एक रेगुलर मुकदमा था जो कि मीर बादशाह केसरानी केस था, लाहौर हाई कोर्ट से आया था, उसको टेकअप किया और नोटिस किए जनवरी के लिए। इसी दौरान जुल्फिकार भुट्टो केस, मुशर्रफ केस भी लगाए गए और फिर बाद में उनके फैसले हुए। उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने छुट्टियों पर जाने से पहले ये तय करवाया, ये यकीनी बनाया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो, और फिर इंतखाबी शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 15 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। उसके बाद आरोज के सामने जो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना शुरू हुई, तो फिर वो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हुआ, चादर चार दीवारी की पामालियां शुरू हुई। और उसके बाद छुट्टियां जो थी दिसंबर 2023 की, उसकी 22 दिसंबर को जो कायम मुकाम उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बेल दी साइफर केस में, और उसके अलावा साइफर केस को भी उड़ाकर रख दिया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से साइफर केस के उड़ने के बाद इन्हीं जो जज साहिबान थे उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को देने से मुतालिक फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतकामी कार्रवाइयां की, एक जमात के तौर पर, एक फरीक के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 जनवरी को बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने ले भी लिया था। उसके बाद छुट्टियां खत्म होने का इंतजार किया गया, और इस दौरान अगर आपको याद हो तो बलोच मार्च इस्लामाबाद पहुंचा था, और उस बलोच मार्च के शुरा के ऊपर पुलिस की बदतरीन शेलिंग थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला टेकअप था, लेकिन जोर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, उन्हीं के ऊपर। जब वो छुट्टियों से वापस आए तो जनवरी 2024 में उन्होंने सबसे पहले लापता अफराद का मुकदमा फिक्स किया, लेकिन लापता अफराद के मुकदमे में चंद रिमार्क्स थे कि उस मुकदमे को ऐसा एडजर्न किया, यानी वो महरंग बलोच या आमना मसूद जंजुआ का जो मुकदमा था उसको चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने ये कहकर मुलतवी किया कि वो रिपोर्ट्स मांगेंगे। वो रिपोर्ट्स भी उस मुकदमे में जमा हुई, लेकिन आज तक वो मुकदमा दोबारा
फिक्स नहीं हुआ। फिर जनवरी ही में 62(1)(f) से मुतालिक लार्जर बेंच बनाकर ताहियात नाअहली को खत्म किया गया और मियां साहब को इस तरीके से गो अहेड दिया गया। फिर मज़ाहिर नकवी का मुकदमा था, उन्होंने शो कॉज का जवाब देने से पहले 10 जनवरी को इस्तीफा दे दिया और फिर 11 जनवरी को जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर आया 11 जनवरी को, क्योंकि कार्रवाई तो करनी थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस हो रखा था। तो उसके बाद ये हुआ कि आफिया शेर बानो केस का हवाला लेकर आ गए अटॉर्नी जनरल के, अगर कोई जज रिटायर भी हो जाए, जो कि मियां साकिब निसार के दौर का था, उसको दोबारा से एंटरटेन किया गया बंद मुकदमे को, और आफिया शेर बानो केस को डिसाइड किया गया कि एक रिटायर्ड जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद बर्क रफ्तारी से ये मुकदमा निकला और गालिबन जनवरी ही में आफिया शेरबानो फरवरी में आफिया शेरबानो केस इंतखाबात के फौरी बाद डिसाइड हुआ और उसके बाद मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस को आगे टेकअप किया गया। उसके अलावा मुख्तलिफ प्री इलेक्शन मैटर्स आते रहे, लेकिन सबसे अहम जिसका सेहरा हमेशा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सर जाएगा, वो था बैट सिंबल से मुतालिक 12 और 13 जनवरी की समाअत के बाद रात गए 11 बजे फैसला आना, और उस दिन तमाम पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से पहले इलेक्शन सिंबल्स एलोकेट करने थे। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की अब जो सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात बन के बाद में उभरी, वो उस वक्त इंतखाबात में गई बगैर किसी इंतखाबी निशान के। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस अमर से बिल्कुल मावरा होकर कि किस तरह वो वोटर का हक महरूम कर रहे हैं, ये फैसला दिया। उसके बाद हमने देखा 13 जनवरी से लेकर 8 फरवरी इंतखाबात तक मुख्तलिफ इलेक्शन मैटर्स आते रहे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अदालत में अगर इलेक्शन मैटर आता था तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा। फिर आ गया फरवरी 2024, जिसमें एक मुतनाज़ फैसला पहले आया, जिसके बाद में 2 मरतबा रिव्यूज में उसको फारिग किया गया। मैं उससे मुतालिक बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसे एक फैसले और उससे मुतालिक मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज ने मेरा करियर भी वहां पर खराब किया, बल्कि एक तरह से खत्म ही किया सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 ही में आफिया शेरबानो डिसाइड होता है, मज़ाहिर नकवी को डिक्लेयर करार दिया जाता है। फिर सहाफ़ियों से मुतालिक हरासगी का जो FIA ने नोटिस जारी किए जनवरी में, उस सुमोटो को टेकअप करते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा। गो कि वो उन दिनों F9 के कोई दरख्तों की कटाई जिसका बाद में कोई सिरा नहीं निकला, उसका मुकदमा भी सुन रहे थे। फिर जर्नलिस्ट के FIA के जो सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस थे वो खत्म हुए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुसलसल सहाफ़ियों को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि 13 जनवरी से पहले उनको सहाफ़ियों ने इतना टफ टाइम नहीं दिया था, ना ही उनके ऊपर इतनी तनकीद हुई थी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का सारा नज़ला सहाफ़ियों पर गिरा। मार्च 2024 में ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ऑफिस संभाले तकरीबन छठा 6.5 महीने हो चुके थे। तो मार्च 2024 में उन्होंने नईम अख्तर अफगान को बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट लाया, जबकि दीगर आसामियां भी खाली थी, उनको पुर नहीं किया। सरदार तारिक रिटायर हो गए और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ये जो 3 रुकनी जजेस कमेटी थी, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत हुई और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का असल सवाल शुरू हुआ। 6 जजेस ने 25 मार्च को खत लिखा और बताया कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत है अदलिया में, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मियां शहबाज शरीफ से इस मुदाखलत पर मुलाकात की, 1 मैन कमीशन बनाया, लेकिन वो 1 मैन कमीशन भी ना चल सका। और फिर क्योंकि माजरत कर ली थी जो कमीशन के सरबराह थे उन्होंने, और उसके बाद 2 फुल कोर्ट मीटिंग हुई जहां पर उनकी बराह रास्त जस्टिस अतर मनल्ला से लड़ाई हुई। जस्टिस अतर मनल्ला दोस्त से दुश्मन तब बने जब उन्होंने इंतखाबात केस में एक अलग से नोट तहरीर किया था और उसके अलावा साइफर केस में बेल भी दी थी इमरान खान को। उसके अलावा जो मार्च तक जस्टिस मंसूर अली शाह थे, वो तकरीबन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ सेम पेज पर थे, गो कि वो इंतखाबात से मुतालिक एक सख्त स्टैंड ले चुके थे। उसके बाद अप्रैल 2024 में 1 अप्रैल को सू मोटो लिया गया। 3 अप्रैल को 6 जजेस से मुतालिक जो खत था उसकी समाअत की गई, फुल कोर्ट ने बैठकर समाअत की। फिर हमने देखा कि जजेस के दरमियान लड़ाई, आप अभी भी जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त वो मनाजिर देख सकते हैं, वो बढ़ी। उसके बाद जो रिजर्व सीट से मुतालिक मुकदमा था उसको भी कमेटी ने टेकअप किया और 3 मई के लिए फिक्स किया। इस दौरान जो JCP की जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी वो हुई और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एक्सटेंशन का मैटर भी डिस्कस होने लगा। लेकिन हम तब से ही ये बात करने लगे थे कि सेनेट और कौमी असेंबली में नंबर पूरे नहीं है, मौजूदा हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है और वो कभी भी सीधे तरीके से आईनी तरमीम नहीं कर पाएगी। और जिस तरीके से फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई हम सब ने देखा, आगे चल के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का किरदार भी देखते हैं। फिर मई 2024 में, जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के 8.5 या 9वां महीना बनता था ऑफिस में, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिजर्व सीट से मुतालिक फुल कोर्ट बना ली, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी कि वो तमाम जजेस जो कि रिजर्व सीट्स के मुकदमे के बेनिफिशरी हो सकते हैं वो ना बैठे, लेकिन फिर वो बैठे। और इस दौरान
सहाफियों के ऊपर बदतरीन तनकीद जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी होता रहा उस पे आंखें भी बंद रही चीफ जस्टिस कादी फरीसा की। उनको जब बताया गया कि आपके दौर में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी वॉच पे कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक मुकदमा भी मई 2024 में आया और चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने स्टे दे दिया। उसके बाद 6 जजेस के खत को जून में आकर एडजर्न किया और फिर ऐसा एडजर्न हुआ, आज तक टेकअप नहीं हुआ। गो के तमाम हाई कोर्ट्स ने ये सबूत दे दिए कि सभी हाई कोर्ट्स और सभी मातहत अदलिया के अंदर जजेस को हिरासा किया जाता है और ये आपकी ही वॉच पे था। उसके बाद जून 2024 में, जो कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा का लगभग 10वां महीना था, रिजर्व सीट्स का मामला टेकअप हुआ। पूरा जुमा है वो वक्तन फवक्तन चलता रहा है ये मामला। 3 जजेस, खासतौर पर मलिक शहजाद जो कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वहां पर मुदाखलत के खिलाफ एक वाजे आवाज उठा रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया और इस दौरान जजेस के खिलाफ मुहिम साजी होती रही, ना सिर्फ हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एक तौहीन अदालत का नोटिस लिया और बाद में वो भी सहाफियों पर पलटा दिया। फिर जुलाई 2024 में रिजर्व सीट्स का मशहूर जमाना जस्टिस मंसूर अली शाह के गले का तोक बनने वाला 12 जुलाई का फैसला आया और फिर नैब केस का फैसला भी आया। उसके अलावा वक्तन फवक्तन जुलाई में भी चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने हुकूमत की सहूलतकारी इलेक्शन कमीशन को मुसलसल प्रोटेक्शन देने का काम जारी रखा। फिर अगस्त में मार्गला हिल्स केस टेकअप किया। फिर उसके बाद जजेस के दरमियान जो ये तनाव था और लड़ाई थी, ये मजीद बढ़ी। नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक जजमेंट लिखी जिसकी हाल ही में तस्दीक हो गई कि वो चीफ जस्टिस कादी फरीसा को ऑन बोर्ड लेकर ही लिखी गई थी। फिर सितंबर, जो कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा का लगभग 13वां महीना शुरू होता है सितंबर में, वो बनता है। उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला बिलाकर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने किया और इंतखाबात में धांधली को प्रोटेक्ट करते हुए, यहाँ तक हुकूमत को सहूलतकारी देते हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को पंजाब में जाके, जो कि सबसे बड़ा सूबा है और जहाँ सबसे ज्यादा जो इंतखाबी उजरदारियों के मुकदमात है वो हैं, वहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बहाल किया। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि वो जो 3 रुकनी जजेस कमेटी थी उसमें अक्सरियत खो चुके थे, तो वहां पर हुकूमती ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की बराह रास्त एक खतूतबाजी से लड़ाई शुरू हुई। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, फिर सितंबर ही में मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला दिया। सितंबर ही में 14 सितंबर को जब आईनी तरमीम की कोशिश हो रही थी तो पहली वजाहत दी और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा, जिनके पहले ही 2 साथी ये कह चुके थे कि फैसले पर अमल दरामद की जरूरत नहीं है, उन्होंने बाकायदा जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर इल्जामात आयद किए। खैर, उसके बाद अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी की जब नए अदालती साल के मौके पर सहाफियों ने यह चलाया कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एक्सटेंशन लेने से वाजे कर दिया है, तो उन्होंने बताया नहीं, मैं लेने को तैयार हूं। और फिर आया फाइनली अक्टूबर 2024, चीफ जस्टिस कादी फरीसा का आखिरी महीना, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 63A के जरिए फ्लोर क्रॉसिंग की, लोगों के घरों में घुसकर उनके बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल करने की एक वाजे इजाजत दी। वो चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने आर्टिकल 63A का फैसला दिया और फिर एक जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो अब से कुछ दिन पहले, यानी 3 दिन पहले, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को चार्जशीट करने की कोशिश की। इस दौरान अपने जो साथी जजेस हैं, ना सिर्फ उनको फैसलों के जरिए वक्तन फवक्तन चीफ जस्टिस कादी फरीसा चार्जशीट करते रहे, बल्कि मीडिया के ऊपर भी तनकीद करते रहे। मीडिया को सब कुछ कहा उन्होंने अपने दौर में। और उसके अलावा आज चीफ जस्टिस कादी फरीसा जस्टिस मंसूर अली शाह के अल्फाज में अपने इदारे के साथ गद्दारी करके सुबुकदोश हो गए हैं। ये आखिरी दिन है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा के कंडक्ट के ऊपर इस तरह से उनके तफसील से सारे रिकैप के साथ आपके सामने बात कर रही हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फरीसा के ये जो 13 माह थे, इनमें से कम 10 माह मेरे ऊपर भी बहुत सख्त गुजरे। और अब जब वो जा रहे हैं तो उनके कंडक्ट के ऊपर मैं मजीद बात नहीं करना चाहती। गो के लोग उनको जिस भी नाम से याद रखेंगे, उनको जस्टिस मुनीर से भी सख्त अल्फाज में याद रखा जाएगा, लेकिन आज वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं और अदलिया की एक बदतरीन मिसाल कायम करके गए हैं। खुदा करे कि ये अदलिया इस जख्म से, इस घाव से जो जस्टिस मंसूर अली शाह के अल्फाज में चीफ जस्टिस कादी फरीसा लगा गए हैं, जल्द सेहतयाब हो जाए और भर जाए ये जख्म, और उसके बाद ये मुल्क आगे बढ़ सके। कल एक नए अहद का आगाज होना है और फिर देखना है कि हालात किस तरफ निकलते हैं। चीफ जस्टिस कादी फरीसा की सहूलतकारी, उनकी जिस तरह से निज़ाम को उन्होंने गारंटी फराहम की, शायद ही कोई कर सके। तो देखना है कि अब मौजूदा हुकूमत कैसे चलती है, क्योंकि मियाँ साहब जो कि मियाँ नवाज शरीफ हैं, वो चीफ जस्टिस कादी फरीसा के आने के बाद आए और आज उनके आखिरी दिन बैरून मुल्क चले गए। और यही वो चीज़ है, यही वो एफिलिएशन है जो जाहिर करती है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा का दौर कैसा था, कि
कि अब उनके जाने के वक्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाकायदा जमानतों का आगाज़ हुआ है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि जो वो तमाम तर लोग हैं जो इनसे इफ़ेक्ट हुए हैं, अब उनकी जो सख्ती है उसका दौर ख़त्म हो और कुछ बेहतरी की जानिब हम सब बढ़ें। तो ये कहानी थी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के 13 माह की, तकरीबन 13.5 पौने 14 माह की, जो मैंने आपके सामने रखी। अब हमें देखना है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ता है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।